हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एफिशिएंसी। जैसा कि जानते हैं कि एल्गोरिथम जो हमारे कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि सिस्टम डिज़ाइनिंग में अगर हम अच्छा एफिशिएंट लिखते हैं तो हमारा कोड बहुत अच्छे से रन करता है और सिस्टम बहुत एफिशिएंटली वर्क भी करता है ना। तो इस तरीके से लेकिन एल्गोरिथम की एफिशिएंसी कितना एफिशिएंट है, इसे हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर एल्गोरिथम होता है, ठीक है, एवरी एल्गोरिथम क्या होता है कि वो हमारे प्रोसेसर का टाइम यूज करता है, हमारे इंटरनल मेमोरी को भी यूज करता है। ठीक है, अगर एल्गोरिथम अगर इफिशिएंट नहीं है तो वो हमारे कॉस्ट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ओके, तो इस तरीके से ये एल्गोरिथम इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर एल्गोरिथम उतना ही इफिशिएंट है, इकोनॉमिकल है, तो वो हमारे क्या करते हैं, सीपीयू और टाइम दोनों को क्या करते हैं, इफिशिएंटली इकोनॉमिकल बना देते हैं। ओके, तो इफिशिएंट एल्गोरिथम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है कि एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे करें। ठीक है, तो एनालिसिस कैन बी रिलायबल एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे कि हम सुनते हैं कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर करके किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे इस केस में हम सोचे कि पूरा कोड लिख दे, ठीक है, और कोड को फिर हम रन करें और टाइम को फिर चेक करें, तो इससे क्या होगा कि बहुत नुकसान हो जाए, क्योंकि हर एक कोड लिखने में लाखों का खर्च हो जाता है और उस खर्च करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये एल्गोरिथम सही है या नहीं, तो बहुत का नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम लोग को एक्सपेरिमेंट करने के अलावा हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये वो ज़्यादा ज़रूरी है दैन द एक्सपेरिमेंटेशन। तो अब आता है कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि एक सेम जो प्रॉब्लम लिखा गया है उसको हम लोग कैसे सॉल्व किए हैं, और क्या ये दूसरा जो प्रॉब्लम है क्या इसी एल्गोरिथम से सॉल्व हो सकता है या नहीं। तो इस तरीके से केयरफुल एनालिसिस कर कंपैरिजन कर ठीक है, कंपैरिजन कर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ उतना एफिशिएंट है या नहीं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करके भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये स्लो होगा या फास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट फास्ट होगा और कौन सा पार्ट स्लो होगा। जैसे कि सपोज एक काम है, ठीक है, जैसे कि मैंने एक काम लिखा कि जैसे कि आपको सम निकालना है, ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर निकालना है। ओके, सम ऑफ 2 नंबर करना है, तो सम ऑफ 2 नंबर हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि यूजर से 2 डाटा लेंगे, ठीक है, 2 डाटा ए और बी लिए। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सम इक्वल टू ए प्लस बी, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ए प्लस बी, ए सम की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सम इक्वल टू, ठीक है, सम की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, सम प्लस ए। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट एट्रेशन लगाकर सम इक्वल टू सम प्लस बी कर सकते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे हमारा 2 स्टेप में हो गया था और यहाँ हमारा 4 स्टेप लग गया। तो ऐसे एल्गोरिथम अगर डिज़ाइन नहीं करोगे तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, मेमोरी बढ़ जाएगा और प्रोसेसर का टाइम बढ़ जाएगा, जिससे हमें बहुत सारा लॉस हो सकता है। समझ में आया? उसके बाद आता है कि रिडंडेंट कंपटीशन क्या होता है। तो रिडंडेंट कंपटीशन भी क्या बताता है, हमारे एल्गोरिथम का एफिशिएंसी बताता है। ठीक है, ये बताता है कि कौन सा पार्ट नेसेसरी है या कौन सा पार्ट नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।